आप सभी का पुनः स्वागत है। स्टार्ट करें सर। मित्रों, पहले पाठन सत्र में बहुत सारे ऐसे विचार हमको प्राप्त हुए जिससे दलित साहित्य को समझने में हमें दिशा मिली। इस सत्र का विषय है दलित साहित्य की वर्तमान स्थिति और उसकी चुनौतियां। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय लक्ष्मण गायकवाड़ जी और इस सत्र में आलेख पाठ करेंगे जयदीप सारंगी जी जो अंग्रेजी भाषा से हैं, गुजराती भाषा से मोहन परमार जी और मलयालम से के.एस. माधवन जी। मैं बहुत ही संक्षेप में आप सभी का परिचय करवा देता हूँ। आदरणीय लक्ष्मण एम गायकवाड़ प्रतिष्ठित मराठी उपन्यासकार तथा सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपने लेखन की शुरुआत 1977 से की। आपका पहला आत्मकथात्मक उपन्यास कुचल्या प्रकाशित हुआ जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। कुचल्या का अंग्रेजी अनुवाद हिंदी, तेलुगु, गुजराती, तमिल, मलयालम, उर्दू, कन्नड़, बांग्ला, असमिया आदि कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। फिल्म डिवीजन भारत सरकार द्वारा फ्रेंच में इस उपन्यास पर फिल्म भी बनी है। कुचल्या कर्नाटक के लगभग सभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में शामिल है। कुचल्या के अतिरिक्त आपके कुछ चर्चित उपन्यास हैं दबंग, चीनी, मथाची दिवस, समाज साहित्य अणी स्वतंत्रता, बादर वेदना, वकीला परिज, आदि। आप साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, साहित्य रत्न, अन्ना भाऊ साठे पुरस्कार, सात लिटरेरी अवार्ड, महाराष्ट्र फाउंडेशन पुरस्कार, महाराष्ट्र सरकार द्वारा श्रेष्ठ साहित्यकार सम्मान जैसे अनेक अलंकरणों से विभूषित हैं। आप साहित्य अकादमी के मराठी परामर्श मंडल के संयोजक और साहित्य और संस्कृत मंडल महाराष्ट्र सरकार के सदस्य और कई उच्च संस्थानों के सदस्य और अध्यक्ष रह चुके हैं। आप खानाबदोश जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। आपने बाबा साहब के जीवन और कार्य पर एक बहुत ही सुंदर पुस्तक मराठी में लिखी है जो साहित्य अकादमी से प्रकाशित है। हम बहुत ही आदर व्यक्त करते हैं आदरणीय लक्ष्मण एस. गायकवाड़ जी के प्रति। मित्रों, जयदीप सारंगी द्विभाषी कवि और आलोचक हैं। दलित अध्ययन पर आपकी 8 कृतियां और अंग्रेजी में अनुदित एक कृति प्रकाशित है। आप कोलकाता में एक अनुभवी अकादमिक उद्घोषक के रूप में कार्य करते रहे हैं। आप न्यू अलीपुर कॉलेज कोलकाता के प्रधानाचार्य, गिल्ड ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटर्स, एडिटर्स एंड क्रिएटर्स के अध्यक्ष तथा इंटरकल्चरल पोएट्री एंड परफॉर्मेंस लाइब्रेरी IPPL कोलकाता के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष हैं। आपकी कविता रिवोलेटेड डुलुम को वार्ड ऑन द बैंक ऑफ डुलुम के रूप में डब किया गया है। आपकी अनुदित नई कृति अलाइव अप्रूटेड अ बंगाली दलित रिफ्यूजी रिमेंबर्स अभी 2022 में अकादमी से और अंगना दत्ता सारंगी के साथ अनुदित पुस्तक सर्वाइविंग इन माय वर्क ग्रोइंग अप दलित इन बंगाल स्त्री समय से 2015 में प्रकाशित होकर काफी चर्चित रही है। हम आदरणीय जयदीप सारंगी जी का भी बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय मोहन परमार जी प्रख्यात कथाकार, नाटककार, आलोचक और संपादक हैं। सर, आपने अपने कार्य जीवन की शुरुआत गुजराती साहित्य परिषद अहमदाबाद की साहित्यिक पत्रिका परब के उप संपादक के रूप में की। आप गुजरात मेरी टाइम बोर्ड गांधीनगर से सेवानिवृत्त हुए। आपकी कुछ उल्लेखनीय कृतियां कोलाहल, नाकलन, कुंभी, ये आपकी कुछ कहानी संग्रह, बेखाद, प्राप्ति, कालग्रस्त, विक्रय, ये आपके कुछ उपन्यास, बहिष्कार, नाटक तथा अणसार, वार्तारोहण, सुरेश जोशी की वार्ता न विशेष परिमाणों, ये आपकी कुछ साहित्यिक समालोचना की पुस्तकें। आपको नवचेतन पुरस्कार, गुजरात साहित्य अकादमी पुरस्कार, कथा पुरस्कार, रमन लाल पाठक पुरस्कार, मारवाड़ी साहित्य सम्मेलन पुरस्कार, उमाशंकर जोशी पुरस्कार, धूमकेतु पुरस्कार, गुजरात साहित्य परिषद पुरस्कार, संत श्री कबीर दलित साहित्य पुरस्कार, गोवर्धन त्रिपाठी पुरस्कार और प्रेमानंद स्वर्ण पदक जैसे अनेक अलंकरण प्राप्त हैं। हम आदरणीय मोहन परमार जी का भी अकादमी की ओर से बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर के.एस. माधवन दलित विचारक और बुद्धिजीवी हैं। आप कालीकट विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं। आप पूर्व आधुनिक केरल इतिहास, सामाजिक सिद्धांत और लैंगिक व जातीय अंतरानुभागीय इतिहास आपके लेखन के मुख्य विषय हैं। एक्सप्लोरेशन इन साउथ इंडियन हिस्ट्री का MP मुजीबुर रहमान के साथ मिलकर आपने सहलेखन किया है। हम डॉक्टर के.एस. माधवन जी का
अकादमी की ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। शायद कि माधुर जी शक्ति बाहर गए थे, शायद अभी आ जाएंगे जी। मैं अब इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण गायकवाड़ जी से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने अनुसार वक्ताओं को आमंत्रित करेंगे और आप सभी से अनुरोध है कि अपना वक्तव्य अधिकतम 10 से 15 मिनट के भीतर समाप्त करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, आज के दिन शहीद कवि 21 तारीख को भाषा का दिन है और दलित साहित्य के संस्कृति, भाषा और धरती की बहुत सारी बीज लेकर भारत में पनपने वाला दलित साहित्य का आज सम्मेलन में आप सब सहभागी हो रहे हैं। सबका मैं स्वागत करता हूँ। और आज के ये तो आप लोगों को बात करें क्या मैं तो प्रथम मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी श्री निवास राव जी, संयोजक हमारे कुमार अनुपम जी और पहले सत्र में जिन्होंने की नोट बहुत अच्छी तरह से बजरंग बिहारी तिवारी जी ने बहुत अच्छा संक्षेप में बात किया और श्रीनिवास राव ने तो पहले से दलित साहित्य उर्विदास से लेकर मेरा तक सभी को लेकर एक किस तरह से दलित साहित्य की रचना हो रही है या समाज में जब जब उत्पीड़न होता है तो उसका प्रतिरोध साहित्य में आता ही है। इसके बारे में बहस हुई और ये लोग जी ने अपने अध्यक्षता में बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। हम बहुत उनका स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम में अभी बहुत से लोग हैं। शरण कुमार लिम्बाई जी है, शिवकामी जी यहाँ आई है, वानखेड़ी जी है, परमार जी है और बहुत सारे भारत के अलग अलग प्रांत से अपने अपनी भाषा में लिखने वाले बहुत महत्वपूर्ण। मैं आज के सत्र की शुरुआत करता हूँ कि दलित साहित्य का वर्तमान स्थिति और उसकी चुनौतियां के all who made this venture possible, Kunupamji, Honorable Secretary Ji, and all. You know why English language? This is, I think, if you look into Sahitya Academy parameters, there is Purashkar for in the award for in English also. That means, if you look into since the inception of this particular institution, what I think is one of the major achievements of our first Honorable Prime Minister of India, and along with the then President of India, who made it possible that Sahitya Academy will take the flag of true India forward. That means, if there is heart of India, the heart of India is the vernaculars. By vernaculars, I mean all the vernaculars of India, and by the help of English language and other vernacular, one vernacular and another vernacular, the art of translation and knowing India is only possible by cultural translation and translation of the language. Because I may not be aware of Tamil culture, but when I read Shivakami's work, I will have to know the precondition of the secondary materials involved in knowing and understanding Shivakami's work in that particular context. By that, what I mean to say is that creativity is the aroma of the righteous. But unless we develop the secondary material sources, the creative works won't survive in time.
if we look into the British parameter, they had Shakespeare, they had Keats, they had Milton. Similarly, there is a school called secondary materials. That means the scholarship on Shakespeare. We still study Shakespeare because the scholarship of Shakespeare is as rich as the resources by Shakespeare. This is a very important thing to understand in Indian academia, who are involved in syllabus training and recommending positions for inclusion and non-inclusion of text. Suppose we want to include a text like the Greek to change. Okay. The first question will be raised, do you have enough secondary material on the Greek to change? That means when you are included in the PG syllabus or in a research, that is a secondary material production is a quite late happening in India. As said in the keynote speech, rightly pointed out, if we think of proper Dalit movement, keeping in mind the movement in mind, early part of the 70s is the hallmark which actually initiated the movement and keeping in mind how to change society through a movement, the Dalit Panther movement. And the early part of 70s, it was solidified, but it grew in the 80s and took shape in the early 90s. I reach into the very important time, 1992, because the Poisoned Brain was published by Arjun Dangle. I think this is a historical and very significant text in the parlance of Dalit studies within India, because immediately it was translated, that means it was translated text from Marathi mainly from Maharashtra text into English. And other languages, they translated from Poisoned Brain into other Indian vernaculars. And there are other Dalit movements in different states which were quite young in Dalit movements, I would say, took the clue from this translation. One example is, of course, Bangla Dalit Sahitya, Bangla Dalit literature, and which made an inception, a mark on 1992 by the establishment of Bangla Dalit Sahitya Sanstha. And in the initial work, if you look, this particular book actually made available to the Indian academia, and it moved into classrooms. And the first time, book, we have the readers, but the students are the takers of the book. If they take up, the research will grow up. Similarly, the secondary material productions will be encashed. Similarly, when a school boy, a college boy reads a text, that means it is an investment for another 50 years or 60 years. If someone learns the text very early in life. If we look into the process of translation, it was a very late event, I would say, in India, because we, the critics, also had to sound generations of English as a baggage. If I am a first generation English user, I may be a little nervous in implementing that. It took some time in India to have more than 2 generations of English studies as baggage to come forward with a critical eye to Dalit texts. And by Dalit texts, I have a very humble submission in front of all of you. If you are reading a Dalit text, it should not be read in isolation. There should be a text, a historical text, a political text, as well as the background knowledge should be given to the text. Suppose the book just coming from the Sahitya Akademi, Jotin Bala's book that I translated, is coming from Sahitya Akademi. I think today or tomorrow we'll be getting the copies. This book contains Jotin Bala's engagements and his stays in different refugee camps in Bengal, and he did not go to Dandakaranya in Bengal. So this is another edition in Bengal, the partition history and refugee as well as Dalit category. Now, why is I am talking about this book? Now, this book, if
someone reads and without knowing the partition history of Bengal part, he or she will be misguided. Therefore, my humble submissions to all Board of Studies members who are involved in policy making, please include texts which will supplement to the main text for the growth and development of secondary materials in India. Think of the British. When they introduced English literature, they also actually run the course called the History of England, Social History of England. So a text supported by the social history of England, so that the knowledge becomes a perfect, a kind of wholesome affair. Suppose I am talking about Pitambara from Odisha, and if I don't know the political, sociological dimensions of the part from which he is coming, it's very difficult to understand the, I will say, the social norms and linguistic norms of that particular region. If I am unfamiliar with the part from where Sharan Kumar Limbalaji is from, and I am reading Akademi for the first time, and I will have to read the introduction, and if the introduction is not faithful enough, it becomes a challenge. So we are taking the part of, we are asking someone to write the introduction for, and if the introduction is not complete, then our knowledge becomes incomplete. Therefore, very important for all of us to get the introduction, long introduction. The Sahitya Akademi says 20-page long introduction. At the agreement, 20-page long introduction. So we have a general immersion into the historiography, into the political, sociological climate from which he or she is writing. Another important source is, suppose I don't get Limbalaji's that social thing. What we will be searching? We will be searching the interviews available, because interviews are very important for building up secondary scholarships, and if it is published within India or abroad and accessible in these digital days, accessible, we can access and read about why the word Akademi is taken, the background, what is the background, how are the characters, why specific characters are created. So all these contribute into the development of the secondary materials around Sharan Kumar Limbalaji. I was very happy when I came out with a book on Sharan Kumar Limbalaji's secondary materials on Sharan Kumar Limbalaji. Immediate reaction was, some scholars told me, oh, I got a book now. I got a book now. So long back, you can remember Sharan Kumarji, that I did a book on scholarships on you, and immediately so many scholars actually got into that, and different facets. The professors of history also contributed, professors of sociology contributed, professors of political science contributed, so that the knowledge becomes a wholesome knowledge. Why wholesome knowledge? If we want to sustain the writings of today by the Dalits or by the non-Dalits on Dalits, there should be a secondary material which is permanent, which will make the body essential and corpus permanent. Therefore, always whenever we think of the English language is a channel for explosions of different possibilities. Within India as well as in abroad. One should not come to what Sir was referring to. I will just make it a further assertion. One should not read the text in exotica. In exotica means, suppose you are going to a seashore, for the first time you are reading that. You should return to it every day. I think what we call love. Love is something to which you want to return to in each and every day. So my humble suggestions, humble assertion in this afternoon is that Dalit literature, Aborigine literature, Maori literature, these are not the literature of exotica that you come to as a tourist and get out of it and you forget about it. It needs a kind of writing as involvement, or writing is a part of the movement.
Kalyani Thakurji is here. I organized the first ever Dalit conference in, I think Rotini was also there. First ever Dalit conference in Calcutta, and before the day, 40 people attacked my house. Okay, this is because during that time there was a Marxist regime, and 40 people attacked this game. Why? We don't have any caste. We don't have any caste. So there is always a kind of reflection in the hegemony, isn't it? No, why are you talking it? We want you to show it. We don't want to be exposed. So writing is assertive. Writing is a part of the movement. No Dalit writer or Dalit critic can think that I only come to it for academic purpose. If you come to it as an academic purpose, you are in a wrong direction. Because without movement, without a mind towards movement, you cannot be an involved academic. It's a lifelong mission. So, and here comes the problem of translation. Suppose I am translating Kalyani Thakur's poems from Bangla into English. I always consider that I have not gone through the experiences of Kalyani Thakur, who claims she is not a feminist, she is a womanist. Like Bhavan, she claims she is not a feminist, she is a womanist, because she has reasons for that they were introduced. My point is, when I am talking about the translation, how much faithful I shall be, and what is called faith. Will there be any interference by the author at the part of the translation or not? So there are so many things that come into it. Therefore, we the translations generally take up living authors with whom you can share the platform, you can meet many times and get things clarified. This may be one of the methods of translations. It may be criticized in abroad that you should not see the author in face-to-face by translation. In foreign countries, the text is given and translate the text. In some schools, you don't have access to it. Now, I don't know whether I should do justice to Lakshman Ji's famous book, that is the branded. We always call the branded. It's a brand. The branded is a brand into English. And if I know Marathi, how much justice I will do. Another problem of just a couple of minutes I will hint at, when I am trying to edit a book on Dalit literature in pan-Indian context, it becomes a very problematic. Because I don't have knowledge in Odia language, so I will go through a source. So I look through Odia Dalit literature through one particular source or a couple of sources, and that is subjective. It's not objective. Suppose I don't know Gujarati. When I talk about Gujarati, I will be catching hold of maybe Haris Mangalam or someone else to get into Gujarati. So look at the pan-India context is that, therefore, there should be many editors in one book. There should be Tamil, for example, and one from 3-4 from the South India. Therefore, India is so varied, so unique, so mysterious for all of us, and we are reached by each other's progress and the journey, and mutual journey is a goal. Therefore, I think the future of English literature, English in Dalit writings, there are so many writers now only writing in English because they need some generations of English studies. I think after 10-20 years time, there will be a big number of body that English writers, Dalit writers writing, and they are ruling the market. Because what in India we experience, in a monocultural country, monolingual country, no one can experience. Monoculturalism is a program, multiculturalism is a virtue. We celebrate. Thanks for the opportunity. I think जयदीप जयरंगी जी ने अपना आलेख पढ़ा और दलित लिटरेचर के बारे में विस्तार से अपनी बात रखी। मैं आगे बुलाना चाहूँगा गुजराती लेखक भवन परमार जी को। मैं विनती करता हूँ कि वो अपना आलेख पढ़ें और समय का
उनका समय मुझे मिलेगा। नमस्कार। सभा का अध्यक्ष श्री जनोक साहब, इस बैठक का अध्यक्ष महोदय श्री गायकवाड़ जी, जयदीप जी, माधवराव जी और यहाँ नहीं तो यहाँ बदारी लिम्बाले जी और यहाँ बैठे हुए सभी दलित राइटर्स, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज मैं गुजराती दलित साहित्य के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। गुजराती दलित साहित्य में दलित साहित्य का आविर्भाव नई विचार दृष्टि से हुआ। अपने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में दलित साहित्य का उद्भव हो चुका था। मराठी दलित साहित्य का आविर्भाव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मुहिम और महात्मा ज्योतिराव फुले के जीवन कौन से निष्पन्न हुई। गुजरात ही रहा। गांधीवादी विचारधारा दलितों के लिए उन्नयन नहीं रही, ऐसा हम लोग मानते हैं और तर्क करते हैं कि दलितों के जीवन में बाधा डालने वाली समस्याएं जैसे अस्पृश्यता, असमानता, शोषण, यथापीड़ा और गरीबी आज भी जैसी तैसी है। सन 1975 के बाद आसपास दलितों के साथ अत्याचार बढ़ा और ऐसे कुकृत्य भी हुए जो दलितों के हृदयों को काफी ठेस पहुंचाने वाले थे। कुछ सालों के बाद फिर सन 1981 में आरक्षण विरोधी आंदोलन हुआ। दलित चेतना के लिए यह आंदोलन उनके जीवन में नवीन परिवर्तन लेके आया। सामाजिक, सांस्कृतिक और राजकीय परिवेश में बदलाव आया। दलित हिंदू होने के बावजूद उनकी अवमानना होती रही, भेदभाव होता रहा। इसके चलते उनमें आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। गुजरात की राजनीति में उसके अच्छे नतीजे आए। सामाजिक, राजकीय और सांस्कृतिक दृष्टि से दलितों में पैदा हुई चेतना प्रभावी होकर साहित्य में प्रवेश लेती है। दलित साहित्य में कविता, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, नाटक, आत्मकथा और संस्मरण आदि साहित्यिक विधाओं में लेखन हुआ। आज भी कई विद्वान दलित साहित्य की परिभाषा करने में आगे नहीं बढ़ पाए और कई तो दलित साहित्य का निषेध करने में ऊपर नहीं उठ पाए। कई संवेदनशील विद्वान दलित साहित्य की अनिवार्यता को स्वीकार करते हैं। युगों से जो प्रजा शोषित रहे, अन्याय सहती रही, उनकी व्यथा पीड़ा पारावार है। अस्पृश्यता के नाम पर जिनकी मानहानि होती रही है, ऐसी दलित समस्या यदि साहित्य में माध्यम से अभिव्यक्त हो और वह दलित साहित्य की संज्ञा से अभिहित होती है तो उसकी अवमानना नहीं होनी चाहिए, ऐसा कई लोग मानते हैं। जो साहित्यकार जो दलित समाज में से आते हैं उन्हें दलित जीवन की यातना पीड़ा का एहसास हुआ। हिंदू धर्म की अस्पृश्यता मूलक समाज व्यवस्था पर आक्रोश व्यक्त करना अनिवार्य होगा। अतः दलित साहित्य के नाम से इस समाज की पीड़ा वेदना को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हुए। दलित साहित्य के उद्भव के अब 47 वर्ष हो चुके हैं। गुजराती दलित साहित्य के उद्भव से दलित साहित्य की विकास यात्रा पर यदि दृष्टिपात करते हो तो किसी भी दलित साहित्य के पक्षधरों का सीना चौड़ा होगा। प्रारंभिक वर्षों में दलित साहित्य में आक्रोश विद्रोह के परिणाम स्वरूप गति प्रदान हुई। आज दलित साहित्य की स्थिति में बदलाव आया है। रचना रीति और विषय वस्तु की अभिव्यक्ति की वजह से सूक्ष्म हुआ है। दलित साहित्य की विकास परंपरा पर दृष्टि डालते हैं तो पता चलता है कि कविता, कहानी और उपन्यास इन विधाओं में संतोषजनक सर्जन हुआ है। नाटक, आत्मकथा और रेखाचित्र आदि विधाओं में सर्जन कम हुआ है, परंतु उसका आकलन कम नहीं है। वह भी सर्जनात्मक लेखन है, गणना पात्र है। दलित साहित्य का प्रारंभ कविता लेखन से हुआ। सन 1975 से 1982 तक विभिन्न पत्रिकाओं में कविता प्रकाशित होती रही। स्वतंत्र रूप से काव्य संग्रह सन 1930 में इस कविता के दर्शन दुर्लभ थे। दलितों द्वारा शुरू की गई पत्रिका में दलित कविता के प्रकाशित होने से गुजराती दलित साहित्य का ध्यान उस और आकृष्ट हुआ। इससे प्रेरणा प्राप्त करके मुख्यधारा की पत्रिकाएं जैसे प्रखर, चांदनी, तादर्श, शब्द सृष्टि आदि पत्रिकाओं ने दलित साहित्य के विशेषांक भी प्रकट किए। उस समय दलितों द्वारा प्रकाशित समाज मित्र संपादक रसीलाबेन परमार,
ने दलित साहित्य की सृजनशीलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। काला सूरज, आक्रोश, अक्षय, नया मार्ग जैसी पत्रिकाओं ने बहुत कविताएं प्रकाशित की है। परिणाम स्वरूप हमें आत्मान कोटिया, किशन सोसा, नीरव पटेल, बीना वणकर, बबनदास चावड़ा, दान वाघेला, प्रवीण गढ़वी, हरीश मंगलम, दलपत चौहान, नीलेश कातर, यशवंत वाघेला, रमण वाघेला, साहित्य परमार, पतित परमार, कांतिलाल कातिल, भिखू बेगड़ा आदि अनेक कवि उपलब्ध हुए हैं। इसमें कईयों का प्रारंभ दलित कविता, कईयों का प्रारंभ मुख्यधारा की कविता के माध्यम से हुआ और अनेकों का प्रारंभ दलित कविता के रूप में हुआ है। इन कवियों ने दलित कविता के समुन्नत करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। दलित संचेतना या उनकी प्रतिबद्धता को लेकर किसी प्रकार की शंका नहीं है। फिर भी प्रारंभिक दौर की कविताओं को लेकर इन कवियों की रचनाओं पर दृष्टिपात कर सकते हैं। सभी के लगभग 2-3 काव्य संग्रह प्रकट हुए। समाज की विसंगतताओं का आलेखन करते हुए दलितों पर हो रही अन्याय, अत्याचार और चित्रण किया है। इस अवसर पर कुछ कवियों ने काव्य संग्रह का उल्लेख करना समाजीन है, लेकिन यहाँ समय की पाबंदी है इसलिए मैं उल्लेख नहीं करता। उसके बाद मैं सीधा कहानी पर आता हूँ। गुजराती दलित कविता के कवियों के विविध विषयों को चुना है, अतः विषय वस्तु की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अस्पृश्यता, अन्याय के प्रति चुनौतियों की दृष्टि से दलित कवियों ने अनुभूति को अंजाम दिया है। दलित कविता के जो नीति नियम है, रचनाकार उससे परिचित है। दलित कविता में जैसे गीत, गजल, सोनेट या असंगत रचनाएं होती है, ठीक वैसे ही दलित कवि भी कविता में उप प्रकारों से भली प्रांति परिचित है। इतना ही नहीं, नवीन प्रयोगों के माध्यम से कविता के उप प्रकारों को विकसित करने में भी अहम भूमिका निभाई है। दलित कवि कल्पन, प्रतीक या पूरा कल्पन जैसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करके दलित समस्या को जीवंतता प्रदान करते हैं, अर्थात कविता के प्रेरक तत्वों का उन्हें पूर्णतः ज्ञान है। अभी दलित कवि थका नहीं, रुका नहीं है, कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध है। कहने का तात्पर्य यही है कि दलित साहित्य की अन्य दिशाएं अब खुलने लगी है। गुजराती दलित साहित्य में अति महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा है कहानी। सन 1987 में गुजराती दलित कहानी का संपादन हुआ, जिससे संपादक थे मोहन परमार और हरीश मंगलम। उसके बाद दलित कहानी लेखन अत्यंत गतिशील रहा है। प्रत्येक दशक में महत्वपूर्ण कहानीकार उपलब्ध हुए हैं। दलित कहानी के आविर्भाव से लेकर पिछले 2 दशक से इस विधा की काफी मात्रा में लिखी गई है। गुजराती दलित कहानी अपने प्रत्येक पड़ाव में अपनी नवीन पहचान प्रस्तुत करती आ रही है। 1980 के बाद आधुनिक युग के अंतिम चरण के बाद अनु-आधुनिक कहानी का जन्म हुआ। इन कहानियों में ग्राम चेतना, नारी चेतना, दलित चेतना और जनजातीय जीवन की समस्या आदि वर्ण विषय के रूप में प्रवेश करते हैं। इन वस्तु विषय को लेकर सर्जन होने से एक विशेष आकर्षण का केंद्र यह साहित्य बना। अनु-आधुनिक युग की इन विभिन्न धाराओं में दलित चेतना के संबंध कहानियों ने आकर्षण पैदा किया है। दलितों के रीति रिवाज, अन्याय, असमानता, आकांक्षा, अरमान, पीड़ा वेदना आदि अभी तक जो विषय अछूते रहे, उन्हें साहित्य में स्थान प्राप्त हुआ। उसमें भी दलित कहानियों में ऐसे विषयों के रहस्यों को इस तरह के ताने बाने में पुना गया कि उसकी अलग पहचान बनी और मुख्य धारा का एक अनिवार्य अंग बनकर हमारे सामने आई। दलित कहानी से मूल रूप कौन कौन से तत्व है, उस और पाठकों का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। गुजराती दलित कहानी का आरंभ वर्ण व्यवस्था, जतिन अनिष्टों के निवारण हेतु आक्रोश विद्रोह जगाने के रूप में हुआ। अनु-आधुनिक कहानियां से संबंध विचारधारा के अनुरूप कहानी की गुणावट में परिवर्तन हुआ। विषयों की व्यापकता बढ़ी। ग्राम जीवन के अंतिम कोने में स्थित मानव की व्यथा कथा का निरूपण हुआ। गुजराती दलित कहानी जिस रूप रंग में लिखी जा रही है, उसे इतना तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। सन 1987 में गुजराती दलित कहानी का संपादन हुआ, तब से लेकर अभी तक अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए मुख्य धारा के समान अपना स्थान कायम करने में अग्रसर रही है। पिछले 2 दशकों के हमें कई उच्च कोटि की दलित कहानियां प्राप्त हुई है। उसका कारण यही है कि गुजराती दलित कहानी उनके परंपरागत ढांचे से बाहर निकलकर उस नव्य गति की ओर आगे बढ़ रही है। गुजराती कहानी के 3 सोपान है। गुजराती कहानी के 3 सोपान है। इस साहित्य की प्रथम कहानी गुवारणी सन 1918 में लिखी गई। तब से लेकर 1955 तक इस सही सीमा में पारंपरिक कहानी लेखन हुआ।
1955 से लेकर 1980 तक का समय आधुनिक कहानी का युग रहा और सन 1980 से अब तक की समय सीमा को अनुआधुनिक युग कहा गया है। 1980 के बाद जो नया परिवर्तन आया उसमें दलित कहानी प्रमुख अंग के रूप में प्रस्तावित हुई है। दलित कहानी हमारे वहाँ गुजराती कहानी का ऐसा रूप है कि 1918 से पहला तबक्का हुआ, 1955 से दूसरा तबक्का हुआ, 1980 से तीसरा तबक्का हुआ और 1980 से जो अनुआधुनिक युग आया उसकी प्रमुख धारा दलित कहानी ही है। गुजराती कहानी में सन 1980 से 2022 तक की गुजराती दलित कहानी की विचार यात्रा में 80 जितने कहानी संग्रह उपलब्ध होते हैं। गुजराती दलित साहित्य की यह विशेष उपलब्धि मानी जा सकती है। मुख्य धारा से तिरस्कृत होकर नवी विचारधारा के रूप में प्रकट हुई नवोन्मेष सोपान गुजराती साहित्य के लिए अमूल्य प्रदान रूप है। 1987 में गुजराती दलित कहानी संग्रह का संपादन हुआ। उससे पूर्व मोहन परमार, प्रवीण गढ़वी और जोसेफ मेघवान के कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके थे। इन 3 कहानीकारों के बाद गुजराती दलित कहानी के क्षेत्र में उच्च कोटि के कहानीकार समय से हमें प्राप्त होते रहे जो जन्म से दलित है। ऐसे कहानीकारों के उपरांत अदलित कहानीकारों ने भी अच्छी तरह दलित कहानियों लिखी है। गुजराती दलित कहानियों में अपनी पहचान कायम स्थापित कर चुके हैं। ऐसे कहानीकारों में जोसेफ मेघवान, मोहन परमार, प्रवीण गढ़वी, बीना बनकर, पी केसर शिवम, हरीश मंगलम, राघोजी माधव, दशरथ परमार, दलपत चौहान, धर्माभाई श्रीमाली आदि का समावेश होता है। ये सारे कहानीकार गुजराती दलित कहानी लेखन के आरंभिक काल से कहानी लेखन में प्रवृत्त है। इस कहानीकारों ने प्रभावी कहानियों लिखकर गुजराती साहित्य के भंडार को समृद्ध किया है। इन कहानीकारों के उपरांत संजय चौहान, माफी महेश्वरी, चंद्राबेन श्रीमाली, अनिल वाघेला, अमृत मकवाणा, विठ्ठल श्रीमाली, रमण माधव आदि कहानीकार अथाह योगदान प्रदान करते रहे। सन 1980 से निरंतर कहानी लेखन हो रहा है। अभी हाल ही ये नए कहानीकार दलित कहानी लेखन में अग्रसर हो रहे। गुजराती साहित्य की मुख्यधारा की पत्रिकाओं में भी दलित कहानियों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। गत 5 वर्षों में जैसन यादव, दाम वाघेला, महेश दाफड़ा, रमण नडियादी, सगन भाजप जैसे कहानीकारों ने अपने संग्रहों के माध्यम से पाठकों का ध्यान केंद्रित किया है। अभी तक प्रकाशित 80 दलित कहानी संग्रहों में से उत्तम या मध्यम तय करना मुश्किल है, परंतु इन संग्रहों को दृष्टिपात करने से संभव कहा जा सकता है कि कौन कौन सी कहानियां उच्च कोटि के अंतर्गत आ सकती है। दलित अदलित कहानीकारों द्वारा रचित 1000 कहानियों में से 1000 दलित कहानियों में से 55 कहानियों का चयन करके मोहन परमार ने सन 2016 में विस्मय नाम का एक संपादन संपादित किया है। यह संपादन गुजरात साहित्य अकादमी गांधीनगर द्वारा प्रकाशित हुआ था। इस संपादन की संपादकी में गुजराती दलित कहानी के तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ है। इससे इतनी पुष्टि तो होती है कि मोहन परमार, दशरथ परमार, प्रवीण गढ़वी, हरीश मंगलम, दलपत चौहान, संजय चौहान, राघोजी माधव, धर्माभाई श्रीमाली आदि कहानीकारों को मुख्य धारा के अनेकों पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। इन साहित्यकारों में से अनेकों के संग्रह गुजरात से सभी विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में स्थान प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हो चुके हैं। गुजराती साहित्य का ऐसा कोई संपादन नहीं होगा जिसमें दलित कहानीकार को स्थान प्राप्त न हुआ हो। गुजराती दलित साहित्य का राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम उजागर किया है। गुजराती दलित कहानी का साहित्य का राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम उजागर किया है। जैसे मोहन परमार को 1992 में कथा पुरस्कार मिला और 2011 में उनके कहानी संग्रह अंचलों को केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। गुजराती दलित कहानी के प्रारंभिक दौर में अनेक सामने कुछ चुनौतियां थी, परंतु दलित कहानीकारों की सृजनशीलता और सफल अभिव्यक्ति की वजह से निरंतर प्रशंसीय रही है। सांप्रत समय में भी गुजराती साहित्य के सामने टिक पाई है कि इस साहित्य की सिद्धि ही मानी जा सकती है। गुजराती दलित साहित्य का प्रारंभ गुजराती साहित्य में लगभग 60 जितने उपन्यास उपलब्ध होते हैं। सन 1987 में जोसेफ मेघवान कृत आंगड़िया प्रथम उपन्यास है।
इस उपन्यास के बाद गुजराती दलित साहित्य का दलित उपन्यास का प्रारंभ हुआ। जोसेफ मेघवान के बाद मोहन परमार, हरीश मंगलम, डी केसर सिंह, दलपत चौहान, कांतिलाल परमार आदि ने दलित उपन्यासों का प्रणय कर गुजराती उपन्यास में समृद्ध किया है। सन 2000 के बाद कक्षा दामोदरा, विठल राय सीमाड़ी, राजीव भाई भाभी, अनिल वाघेला, मावी महेश्वरी, दीनू भद्रेशिया, विनोद गांधी, विठल परमार जैसे उपन्यासकारों ने नवीन विषय वस्तु का समावेश करके यथाशक्ति योगदान दिया है। 35 चित्र उपन्यासकार 60 चित्र उपन्यासों की रचना करते हैं और गुजराती साहित्य में अपनी अनिवार्यता कायम करते हैं। यह सामान्य घटना नहीं है। गुजराती दलित साहित्य में भारतीय अन्य भाषाओं की तुलना में सबसे अधिक उपन्यासों की रचना हुई है, वो मैं गौरव के साथ कह सकता हूँ। गुजराती साहित्य के दलित उपन्यास नावीन्य सफर रही है। आंग्लीय जैसे उपन्यास की चर्चा पूरे देश में होती है, यह उसका प्रमाण है। मराठी दलित साहित्य के अंतर्गत कथा आत्मकथाओं की बहुलता है। हिंदी दलित साहित्य में ओम प्रकाश वाल्मीकि, शिवराज सिंह बेचैन, सूरजपाल चौहान और तुलसीराम आदि की आत्मकथाएं उपलब्ध होती है। गुजराती साहित्य में केवल 9 आत्मकथाएं उपलब्ध होती है। उसमें केसर सिंह आत्मकथा पूर्ण सत्य ने अंतरराष्ट्रीय फलक पर ख्याति प्राप्त की है। टोरंटो यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम में शामिल है। दूसरी अवलेखनीय आत्मकथा है मणिलाल रांगवली की वर्ड फरिया। यह आत्मकथा राष्ट्रीय फलक पर चर्चा के केंद्र में है। इन 9 गुजराती दलित आत्मकथाओं में मंदिर प्रवेश निषेध, विद्यालय प्रवेश निषेध, समूहों के मोहल्ले में प्रवेश का निषेध आदि अवमानना और राजकीय मुद्दों से यथायोग संभव मिलता है। उच्च जातियों की तानाशाही और दलित उत्पीड़न की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। ये आत्मकथाओं ने उल्लेखनीय संवेदनाएं समूहों की आंखें खोलने में सक्षम है। 2-3 मिनट गुजराती साहित्य में उपरोक्त विधाओं की तुलना में रेखाचित्र, नाटक और निबंध विधा में अनुपात में कम सर्जन हुआ है। रेखाचित्रों में जोसेफ मेघवान और रमण माधव जैसे लेखकों का योगदान महत्वपूर्ण है। 1985 में प्रकाशित हुए रेखाचित्र व्यथा का विकल्प में गुजराती दलित साहित्य में जोसेफ मेघवान का उदय हुआ। दलित साहित्य को अस्मिता प्रदान करने में दलित पत्रिकाओं का विशेष योगदान रहा है। दलित साहित्य के आरंभ से लेकर अब दलित पत्रिकाओं के माध्यम से दलित रचनाओं का स्वांगांग मूल्यांकन हुआ है। अंतिम 2 दशक में दलित धारा को जीवंतता प्रदान करने में दलित चेतना संपादक मनोज परमार और हयाती संपादक हरीश मंगलम का बहुमूल्य योगदान रहा है। दलित चेतना मासिक पत्रिका 2007 से प्रारंभ हुई। इस पत्रिका के माध्यम से नवोदित कवि, आलोचक और कहानीकार का उदय हुआ। दलित साहित्यकारों के नवी पीढ़ी को आगे लाने का श्रेय दलित चेतना को आता है। हयाती त्रैमासिक पत्रिका भी इस दिशा में अग्रगण्य है। दिशा पत्रिका सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के उजागर करती है। गुजराती दलित साहित्य की साम्राज्य स्थिति का मूल्यांकन करने से पता चलता है कि इस अब चुनौती आती है 2 मिनट। गुजराती दलित साहित्य की साम्राज्य स्थिति का मूल्यांकन करने से पता चलता है कि इस साहित्य के सामने कौन सी चुनौतियां हैं। महत्वपूर्ण चुनौतियां विषय वस्तु की आवृत्ति। एक ही विषय को लेकर लिखने से दलित साहित्य को नुकसान होने का भय है। आक्रोश जिक्रों का बुलंदी से दलितों की जागृति के स्थान उच्च जातियों की ओर से तिरस्कार होने का भय ज्यादा रहता है। बाड़ाबंदी जाति बंधनों को मजबूत कर सकती है। आपस में समता पैदा हो ऐसा निरूपण होना चाहिए। सद्वृत्तियों के सामने सद्वृत्तियों के ऊपर सबर उदारता का कोई पर्याय नहीं है। दलित साहित्य केवल दलित तक सीमित न रहकर वैश्विक तरह पर फूले फाले ऐसी कोशिश होनी चाहिए। मानवीय संवेदना और संचेतना वो दलित साहित्य की मूलभूत समस्या है। सामाजिक बंधन और जाति बांधी तो समाज के एक सूत्रता स्थापित नहीं होगी। जाति धर्म और मानव के बीच एक सूत्रता का बना रहना अति आवश्यक है। अतः दलित साहित्य अन्यायों के सामने प्रतिकार करने के साथ अपनी जागृति के लक्ष्य की ओर ध्यान देना आवश्यक है। सांप्रत समय में इस साहित्य के लिए ऐसी अनेकों चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां न केवल दलित साहित्य की है, साहित्य की अभी सारे साहित्य की बन पड़े, उसका से दलित साहित्य को मिलता है तो ये दलित साहित्य के लिए गौरव की बात है। आपने बहुत ही बढ़िया आलेख पढ़ा है और बहुत ही गुजराती साहित्य के बारे में जोसेफ मेघवान हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे।
उनसे मैं जब गुजरात जाता था तो बहुत बढ़िया राइटिंग उनकी जो चकमकवान की वो हमारे भी नहीं रहे हैं, लेकिन गुजराती का भी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान कहानी में, यूनी में या कविता में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने बहुत अच्छा लेख पढ़ा, आपका धन्यवाद करते हैं। अभी तो ये हमारे भाई माधवन नहीं आए हैं, लेकिन आप शुरुआत मेरे तरफ से शुरू करूंगा। थोड़ा सही मायने में ये बहुत अच्छा विषय साहित्य अकादमी रखा है। दोस्तों, हम दलित साहित्य ये ऐसी एक शुरुआत है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा फुले जी ने हमें एक नया रास्ता दिखाया और उसी के राहों पर चलकर हम बहुत ही हर भाषा में बहुत ही बढ़िया साहित्य आज के वर्तमान स्थिति में आ रहा है। पहले कभी यूनी आती थी या कविता आते थे, लेकिन आज की स्थिति में, मैं तो पहले सबका नाम लिया हूं, लेकिन आज की स्थिति में हमारा दौर बहुत अच्छा है। इसीलिए तो साहित्य अकादमी जैसी भारत सरकार की संस्था हमें सम्मान से बुलाती है, खाना खिलाती है, सम्मान करती है, क्योंकि ये भी तो ये हमारी साहित्य की एक बहुत बड़ी जड़ है और उसका सम्मान आज की स्थिति में हो रहा है। ये सबसे बड़ी, और हमारा मकसद ही वही रहा है कि हम आलतवादी नहीं है, हम चाहते हैं दलित साहित्य की समूहचार रहे, भाईचारा रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व और न्याय की तरफ चलने वाली ये रचना, समाज रचना हमारे देश में होना बहुत जरूरी है। हम गाली गलौज करके और किसी के नफरत करके साहित्य में बीज बोया नहीं जाता और उससे अहंकार और स्वार्थपना पड़ता रहता है, और हम ये उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि साहित्य की शुरुआत आज नहीं हुई है। साहित्य की शुरुआत तो बहुत बड़ी परंपरा है, हमारे रोहिदास है, ज्ञानेश्वर है, तुकाराम है, बसवेश्वर है। ये संतों ने, शायद बजरंग जी ने बहुत अच्छा की नोट पढ़ा, उसने बहुत लोगों का याद किया, मैं उसको दोबारा दोहराऊंगा नहीं, लेकिन ज्ञानेश्वर ने जब उस समय दुरिताचे तिमिर दावो जे जे वांछिल ते ते लाभो प्राणी मात्रा, यानी जो दीन दलित गरीब भूखे हैं उन तक सोच जाना चाहिए, उनके साथ हम जीवन बिताना चाहिए। विश्व की माझी घर, यानी विश्व को सभी प्राणी मात्रा को एक नया संदेश देने वाला काम उस समय हुआ। उस समय भी उसको विरोध हुआ। बसवेश्वर जैसे कर्नाटक में बसवेश्वर ने कितना बड़ा काम किया है, और उनका भी शायद प्रार्थना समाज या मंडप उनका उस समय चलता था। तो आपका महादेवी अकातक कितना बड़ा ये लिटरेचर फैला हुआ है। इतना ही नहीं, खाली लिटरेचर नहीं तो उसके साथ संस्कार भी उन्होंने बहुत बड़े किए। बसवेश्वर कहते थे, ये इंसान अगर तुझे कव्वे की भी अगर बुद्धि आई या अक्ल आई तो मैं मानूंगा कि समाज बहुत सुधर है। यानी उस समय की उनकी कहावत है। हरारे नाम का जो दलित की शादी अपनी बेटी के साथ लगाने वाला 800 साल पहले वाला संत, वो भी विद्रोही था, वो भी समाज में नया कुछ लाने की मंशा उनकी थी। इसलिए बसवेश्वर का आज भी हम बहुत ये करते हैं। तुकाराम जे का रंजले गांजले त्याची म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथीच जाणावा। कितनी बड़ी पंक्ति है ये, मैं बताऊं साहित्य में इतने जैसा 4 पंक्ति में पूरे लोगों को लिपट लेना और एक नया संदेश देना, तुकाराम ने किया। दिन देहाचे मंदिर आत्मा हाच परमेश्वर, यानी तुम्हारा आत्मा जो है परमेश्वर है, इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हो, तुझे आहे तुझं पाठी पण जागा सुटला है। ये भी तो दलित साहित्य। उस समय में नानक जी ने भी बहुत बड़ा
काम किया है। और उसी के बाद महात्मा फुले है, फिर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, हमारे अण्णा भाऊ साठे है, बाबूराव बाबुल है, शंकरराव खरात जैसे लोग है। क्या लिखे है, जम्मा में जात टूटले बाबूराव बाबुल का, यानी मैं ये व्यवस्था को नकार के मैंने मेरी जात चुरा के रखा। किस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर का हम गुजरात में बोल रहे हैं, आज ही हम पढ़ते हैं कि किस हालत से हम उस समय गुजरे थे। वैदिक जो परंपरा है वही है, वैदिक में भी भेदभाव बहुत बना रहा। वैदिक परंपरा में आज दलितों को, पिछड़ों को बहुत जुल्म को झेलना पड़ता था। बाबा साहब जब गुजरात में सयाजी और गायकवाड़ के पास गए थे तो आज रोना आता है। बाबा साहब को जब एक आदमी ने इतना पढ़ा लिखा, दुनिया का सबसे ऊंचा पढ़ा लिखा आदमी को बड़ौदा में उनको घर से बाहर निकाला। उनका जब अछूत जाति का एक आदमी यहाँ रहता है तो उसको बाहर निकाला और वो एक पेड़ के नीचे वो 3 घंटे तक रो के बैठे। ये कैसा समाज है जो इंसान को नकारता है, पशु को नजदीक करता है, चींटी को शक्कर खिलाता है और इंसान को ठोकर मारता है। ये व्यवस्था बदलना चाहिए। ये इससे शुरुआत हुई है नए विचार की, नए विचारधारा की, और इसको एक्सेप्ट किया है बहुत लोगों ने। ऐसा नहीं कि सभी उच्च वर्गीय लोग अन्याय करने के लिए पैदा हुए, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग हैं, जैसे अभी हमारे जमाने में महाश्वेता देवी, रमणिका गुप्ता जैसी एक लेडी आदिवासी के लिए काम करती थी, दलितों के लिए। और दलित की ये व्याख्या केवल एक जाति बिरादरी के लिए नहीं है, इसमें हजारों लोग हैं जो पीड़ित है, जो सर्वहारा व्यक्ति है, जो वंचित है, स्त्री है, महिलाएं हैं। ये भी तो दलित लिटरेचर है। दलित लिटरेचर की व्याख्या हमने बहुत अलग बनाई है और जो मानवता के विचारधारा पर जुड़ी हुई है। फुले, बाबा साहब आम्बेडकर, चाहू महाराज, इनका एक विचारधारा हम लोगों को जब मिला तो उसी राहों पर हम एक नया बदलाव की तरफ चल रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि समाज में दूरी बने, अलगवाद बने और कुछ। अभी ये हमें सब छोड़ना है, हम सब भारतवासी। बाबा साहब का इतना बड़ा सिद्धांत है, मैं पहले भारतीय हूँ, अंतिमता मैं भारतीय हूँ। और अगर हम भारतीय है तो भारतीय लोगों के ऊपर हम नफरत नहीं फील होएंगे। हम तो समता, स्वातंत्र, बंधुत्व का ही जड़ पकड़ के हम इस देश में बदलाव लाएंगे। जो हमारे हजारों साल पहले जो बुद्ध की कंसेप्ट है, जो महावीर वर्धमान है, गौतम बुद्ध है, तो इन्होंने जो अपनी एक परंपरा इस देश की थी, इतना ही नहीं, प्लेटो का सिद्धांत 3-3,500 साल पहले का भी अगर हम देखें तो प्लेटो उस समय बोलता था कि मैं ये ऐसा समाज रचना चाहता हूँ कि जिस समाज का हर कोई बच्चा ये मेरे माँ बाप नाम से नहीं पुकारेगा, हर कोई बुढ़ा आदमी देखेगा तो ये मेरे माँ बाप है, ऐसा बोलने वाले सोचता मैं इस दुनिया में चाहता हूँ। ऐसा बोलने वाला 4 बार, ये सभी लोग हमारे प्रेरणा स्रोत है। और सभी के लिए हम आज के स्थिति में कुछ लोगों को लगता है कि भाई गाली गलौज करो, ये करो, लेकिन दलित साहित्य का वो काम नहीं, वो राजनेता का काम है, वो करते रहेंगे। लेकिन हमको समाज बदलना है। आज महिलाओं के बारे में हम दलित लोग आछूत है, लेकिन महिला हर धर्म में आछूत है। उसके बारे में आज क्या है, हर जगह महिलाओं का शोषण है। अगर ये शोषण खत्म करना है तो हमें लिखना ही पड़ेगा। और जो दलित साहित्य इस आंग से चला है कि दलित साहित्य हमेशा इंसानियत को सलाम करता है, इंसानियत को अपना प्यार बढ़ाना चाहता है, सबको एक जगह लाना चाहता है। लेकिन आज की स्थिति में हम जब देखते हैं फिर भी दलित साहित्य के नजरिया जैसा समाज में आज भी थोड़ा बहुत चलता ही है कि किसी के बारे में अभी हम कल देख रहे थे, वानखेड़े जी बता रहे थे कि हम यहाँ आए, अभी शरण कुमार लिम्बाड़े जैसा
सरस्वती सम्मान पाने वाला पहला दलित लेखक अगर भारत में है और उसका सम्मान होना चाहिए होता है तो हमको गर्वान्वित होता है, हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन हमारे लिए भी दलित साहित्य में भी कुछ ऐसे ये है गठबाजी है कि भाई ये होना चाहिए, ये ऐसा नहीं, ये नकारना चाहिए। नकारने की बात जो नहीं है उसका हम नकारेंगे, लेकिन हम जोड़ने की भाषा करेंगे, हम तोड़ने की भाषा नहीं करेंगे। हमारा दलित साहित्य जोड़ने के लिए है। बाबा साहब ने उस समय चिट्ठी हमारे दोस्त तिवारी जी ने बहुत अच्छा कहा कि बजरंग जी ने कि बाबा साहब के उस आंदोलन में दलित से भी बहुत विचारशाली उच्चवर्णीय लोग भी थे, चिट्ठी थे, बहुत से लोग थे। एक आदमी तो नासिक का था, बाबा साहब के आंदोलन में जब इतना विरोध हुआ तो उसने खुले आम मुस्लिम धर्म स्वीकार किया। अगर हिंदू धर्म अगर सुधार नहीं चाहता, इस तरह से अगर वर्ण व्यवस्था रखना चाहता है तो मैं उसको साथ नहीं दूंगा। यानी ऐसे भी लोग थे और हमको साथ में ऐसे लोगों को लाना होगा और रखना होगा। अभी तिवारी वो हमारे पांडित जी बहुत अच्छे थे, हमारे राक्षस मुद्रा थे, हिंदी में कुछ कम लोग नहीं हुए, बहुत अच्छे जोड़ने वाले, साहित्य रचना करने वाले राजेंद्र यादव थे, राजेंद्र यादव जैसे लोग थे। और ये लोगों को साथ कमलेश्वर थे। और ये लोग ये जरूरी है कि मेरा जैसा एक बच्चा जो क्रिमिनल ट्राइब चाहता है, मैं तो ना दलित में हूँ, ना ट्राइबल में हूँ, ना भारत का फर्स्ट सिटीजन भी नहीं हूँ, मैं तो आज भी क्रिमिनल ट्राइब हूँ, बाय बर्थ क्रिमिनल हूँ। यानी पैदाशी से गुनहगार बोलने वाली जमात हमारे भारत में आज ही उसको जस्टिस नहीं, उसके बारे में आज कुछ नहीं होता। आज ही हम अपराधी जनजाति है भारत में, और अपराधी जनजाति को कोई इस देश में आधार नहीं है, ये संविधान का हिस्सा नहीं है। आज लक्ष्मण गायकवाड़ यहाँ बोल रहा है तो ये सेकंड सिटीजन है। अगर हमारा हिस्सा देखे हमारे लिए कोई बजट नहीं करता। खाना बदौल अब क्रिमिनल ट्राइब ऐसे समाज में पैदा होना लक्ष्मण गायकवाड़, अगर डॉक्टर बाबा साहब अगर फूले नहीं मिलते तो गधे पर बैठने वाला लक्ष्मण गायकवाड़ आज थाई विमान में बैठ के चाइना का प्रवास करता है, तो ये कंट्रीब्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर का इस देश में। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मेरे जैसा लड़का आया, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, और हम आज साहित्य अकादमी ने किताबें हर भाषा में किए। तो ये जो सराहना करने वाले भी लोग थे, लिखने वाले लोग थे, वो हमारे दलित से नहीं, तो उच्चवर्णीय के भी लोग हैं जो चाहते हैं कि दलित साहित्य आगे बढ़े। साहित्य अकादमी जैसी संस्था में मैंने काम किया 5 साल, हमने बहुत जगह किया, लेकिन हम चाहते हैं कि और भी सुधार हो, इतने से नहीं चलेगा। आज हर भाषा में, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, शिवकामी है, केरला में बहुत अच्छा लिटरेचर दलित साहित्य आ रहे हैं। आज की वर्तमान स्थिति में हम बहुत खुश है। लेकिन ये देखिए, कोई भी फूल दलित का फूल अलग नहीं है, इसका भी स्वाद है, इसका भी एक खुशबू है। और हम जब कोई एक फूल का होता है कोई खेती, तो उसको गेंदे फूल का खेती या गुलाब की खेती होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि सभी फूलों का बगीचा बने, बगीचे में सब फूल खिलते हैं, फूलते हैं। उसमें केवड़ा होता है, गुलाब का फूल होता है, कमल का फूल होता है। सभी फूल मिलके जब एक जगह आते हैं तो वो फूलों का बगीचा बनता है। हम चाहते हैं कि ये बगीचा बने, लेकिन दलित साहित्य का बगीचे के जो पेड़ है, जरा हाथ लगाए तो उसके कांटे चुभते हैं। लेकिन कांटा चुभना तो गुणधर्म उस फूल में है, लेकिन कांटा चुभा बोल के हमें दलित साहित्य को सम्मान देने से लोगों ने कतराना नहीं है। साहित्य अकादमी को मेरी विनती है, मैं चाहता हूं
कि साहित्य अकादमी ये माली का काम कर रही है बगीचे का, और ये बगीचे में हर फूलों का सिंचाई करना, उसको पानी देना और उसका फूल बढ़ाना और उसका भी खुशबू, दलित के भी पेड़ आपके बगीचे में लगाइए और ये दलित के जो फूल है वो बहुत खुशबूदार है, उसकी खुशबू से ये जो प्रदूषण जाति धर्म का फैला हुआ है ये बदलना है, तो ये दलित के फूल का भी बगीचा आपको स्वीकार करना पड़ेगा और उसकी खुशबू जितनी फैल जाएंगी कि विश्व के लोग यहाँ स्टडी करने आएंगे। अब इसको कोई अलग मत समझो, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं दलित साहित्य बहुत तिरस्कार गाली गलौज करता है। अभी वो जमाना गया। हम चाहते हैं कि जब जून में बारिश आता है, पहला बारिश, तो बहुत झूम के आता है, गरज के आता है। दलित साहित्य का हजारों साल की पीड़ा वो सहा, इसीलिए वो उसका जो बारिश आ रहा है जून में गरज के आ रहा है, और वो जब बारिश आता है पहला तो मट्टी को लेके हर बात को, पेड़ को भी लेके कभी कभी भागता है, और वो उस समय भागता है तो सब वो जो पानी होता है बहुत गड़ूड़ होता है मट्टी को इसको लेके, लेकिन जब वो पानी एक जगह नदी को मिल जाता है, नदी को भी वो खराब करता है, सब पानी एक जगह लेके आता है और वो सब मट्टी दिखता है, लेकिन जब कुछ दिनों में स्थिर होता है तो उस पानी में अपना चेहरा देखने का भी काम होता है। आज दलित साहित्य आज के स्थिति में पानी में भी इतना संत हुआ है, वो कादम्बरी लिखता है, वो पोयम लिखता है, कहानी लिखता है। मैंने गांधी जी की बकरी की कहानी शायद इसमें ही आई है अकादमी में कि गांधी जी की बकरी हमारे राम सिंह ने चुरा के खाई थी, उसकी कहानी मैंने लिखा। अरे हमारा डायरेक्ट गांधी जी की बकरी से ताल्लुक है, लेकिन गांधी जी से कभी ताल्लुक नहीं आया, ये हमारी बदकिस्मती है। और हम चाहते हैं कि हम मिलजुल कर, साहित्यिक वो होता है, साहित्य क्या है? साहित्य बोले तो सबकी हित की बात करने वाला, सबको साथ लेके चलने वाला, नफरत की बीज नहीं वो प्यार की बीज बोने वाला, बुद्ध का नया विचार, नया समता स्वतंत्र बंधुत्व का विचार हम लेके चले, यही साहित्य है। और हम चाहते हैं कि फ्यूचर में आने वाले दिनों में साहित्य अकादमी जैसी संस्था को हम कन्वीनर बोल के आए, हमने बहुत कुछ काम किया, किताबें, पहला बाबा साहब आम्बेडकर का किताब मेरे वजह से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जीवन और कार्य पहला किताब आया। आज उम्मीद करता हूँ कि हिंदी में भी आए, वो दक्कनी हो, कुछ भी हो, भारतीय भाषा होती है, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन दलित की भाषा ये धरती की भाषा है, ये मट्टी की भाषा है। ये मट्टी, दलित की भाषा को नफरत करना यानी देश के मट्टी को नफरत करना, देश के संस्कृति को नफरत करना। दलित की भाषा ये भारत की मूल निवासी की भाषा है, चाहे आदिवासी हो या चाहे महिलाएं हो या छूत अछूत लोग हो या हमको किस गिनती में हम नहीं है अपराधी जनजाति। ये आप कभी सोचे हैं इसके बारे में कुछ लिखो? मैं पहला लेखक हूँ कि अपराधी जनजाति के बारे में बोलता हूँ। आज दलित में भी हम दलित से भी दलित है, इसके बारे में कभी सोच नहीं है। क्या आपको मालूम है हम 1900, ये बात करके मैं छोड़ दूंगा क्योंकि हम ये बातें मुख पे कभी नहीं आते, हम हमारा ही रोना रोते हैं, लेकिन ये कभी देखो 1871 में भारत में पहली बार हमें 200 जनजाति को एक लिस्टेड करके उसको जन्मजात चोर गुनेगार पैदा होने वाले बच्ची की कोम है ऐसा लिखा कानून बनना बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, और उसकी शिकार हम आज तक है। और ये भारत की आजादी की जंग लड़ने वाले ये क्रिमिनल ट्राइब्स लोग ये भारत के आजादी के 5 साल 16 दिन के बाद आजाद हुए। ये भारत है। 31 अगस्त 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्यार आया हमारे बारे में, वो बोले अंग्रेज ने बहुत गलत काम किया है, हम तो मुक्त है, लेकिन भाई तुम आज से अपराधी नहीं तो विशेष मुक्त है। विशेष मुक्त को विमुक्त बना दिया और विमुक्त को क्या दिया? हाथ में घंटा, भीख मांगने का कटोरा।
आज तक हमारे लिए 10 रुपया का भी इस देश में बजट नहीं बनता हुआ, और इसके लिए कोई आज साहित्य अच्छी तरह से निर्माण नहीं होता। इसका इतिहास है कि हमने बगावत की, बिरसा मुंडा हो, बहुत से ऐसे लोग हैं, तंटे भी लोग, हमारा उमाजी नाइक हो, ये लोग जान हकीकत लेके लड़ाई की। मद्रास में भी इसका मद्रास प्रेसिडेंसी में भी कानून बना है कि ये गुनहगार जाति किस तरह से होती है। क्या जाति कभी गुनहगार होती है? माँ बच्चों के साथ हमें कैद खाने में रखा। हम सेटलमेंट के लोग हैं, फ्री सेटलमेंट, और आज भी हम वही सेटलमेंट के हैं। इसके बारे में साहित्यिक ही ये नजरिया बदल सकता है। चरण कुमार लिंबाई हमारे दोस्त, मेरे साथ बहुत बचपन से हम काम किए। 82 में मैंने मराठवाड़े में कत्तिया बड़ा मोर्चा बोल के आया था, मोर्चा निकाला, 25,000 लोग आए थे और उनको खाना नहीं मिल रहा था, तो हर कोई होटल में घुसते थे और खाना खा के बाहर आते थे। तो वो बोलते थे क्यों ऐसा कर रहे हो? हम बोले यार आजादी का दिन है, 15 अगस्त के आजादी के दिन हम रैली निकाले और खुद की गद्दे सब लेके आए और सरकारी गेस्ट हाउस में घुस गए और हम बोले भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बांधव है, आज मैं भूखा हूँ, हे भारत माता मुझे खाने को दे। और ये साहित्य गद्य अभी हमारे साहित्य में आ रहा है। हम क्या करेंगे? तुमने ये हमको दिया है तोहफा, अभी ये तोहफा हम आपको देते हैं, ये तोहफा स्वीकार करो और इसके लिए उन्नति करो। हम गाली गलौज नहीं करेंगे, लेकिन साहित्य सबकी हित की बात करने वाला, सबको जो बाबा साहब अम्बेडकर का और महात्मा फुले का, महात्मा फुले ने बहुत अच्छा कहा है कि विद्ये विना मती गेली, मती विना गती गेली, गती विना शूद्र खचले, एवढा अनर्थ एका अविद्येने गेले। नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, और जो भेदभाव भारत में है, जो भेदभाव करेगा उसको कड़क से कड़क सजा करने का, और उसको कोई भारत सरकार अनुदान नहीं देगा। ऐसे गांव बसाओ और सबको एक साथ लाओ, नहीं तो अभिजन वर्ग को बहुत बड़ा एक युद्ध जो आज चल रहा है और हमारा जो शोर बड़ा बन रहा है, उसका वजह यह है कि दोस्तों अभी साहित्य जवानी में आया है। दलित साहित्य आज जवान हो गया है और जवानी में आदमी हमेशा स्वाभिमान की बात करता है और अपनी वास्तविकता बात करता है। तो ये दलित साहित्य आज की स्थिति में बहुत अच्छा है। इसका सम्मान श्रीनिवास राव नहीं है, हमारे श्रीनिवास राव दोस्त है, साहित्य अकादमी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन अभी और ये आशा हमारी बढ़ गई है। कभी तो हमारे शरण कुमार लिंबाई सरस्वती सम्मान मिले हैं, हाँ, उसको कभी तो एक बार हमको देखने दो अध्यक्ष साहित्य अकादमी का होते हुए। एक महिला कभी अध्यक्ष नहीं हुई है, तो कम से कम ये साहित्य अकादमी से हम शुरुआत करेंगे। भाई आओ सब मिलकर एक जगह रहेंगे, एक जगह बचेंगे और सबको मोहब्बत, भाईचारा और प्यार बांटते रहेंगे। यही कामना करते हैं। किसी के बारे में हम बहुत कुछ ये नहीं करते, लेकिन लास्ट में पंकज उदास की कविता बोलूंगा कि ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, ये दीवार पर्दों की तरह, ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है। शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। दोस्तों, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी आदत नहीं है, मेरी कोशिश है कि तुम्हारी सबकी सूरत बदले। साहित्य अकादमी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम सभी भाषा के लोग एक जगह आएंगे, बार बार बोलेंगे और समाज में जो बुराई है उसको खत्म करेंगे। यही के साथ साहित्य अकादमी का फिर और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय समुदाय, सत श्री अकाल, जय बिरसा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भोजन पर आमंत्रित हैं। इसके बाद जो कविता पाठ का सत्र होगा उसमें भी आप हमारे साथ हैं।